कल हम डीएनए स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। जो जैसे हमने बताया था कि डीएनए में क्या होता है बेसिकली, चार-ग्राफ रूल तो हो गया था आपका। हमने क्या कहा था इसमें, एक तो पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ग्वानिन है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साइटोसिन। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड हमने जो इसका बनाया, डबल से बनाया, इसका मतलब पुरीन है, और सिंगल से बना दिया, इसका मतलब pyrimidine है। आप जानते हैं एडेनिन थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम कंडीशन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और अगेन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये आपके बीच वाले जो है, यानी कि जो नाइट्रोजन बेस है, उसको 2 नाइट्रोजन बेस आपस में किससे जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। नंबरिंग की भी अगर हम बात करेंगे, तो आपको जो हमने बताया था, तो क्या बताया था कि ये कार्बन ले लें, पहले इसको ले लेते हैं, चलिए। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसे यहाँ आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ये चलिए CH2H था हमारा, जो स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब इनको जोड़ने का काम कौन करेंगे, फॉस्फोइट, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ भी होगा फॉस्फोरिक एसिड, और इस साइड में भी फॉस्फोरिक एसिड होगा। बॉन्डिंग क्या होगी, इसका थर्ड और इसका फिफ्थ, इसका थर्ड, इसका फिफ्थ, इसका थर्ड, इसका फिफ्थ। तो यहाँ ये कौन सा खाली रह गया, थर्ड एंड हो गया, और यहाँ कौन सा ब्लैंक रह गया, फिफ्थ एंड हो गया। तो ये थर्ड एंड हो गया, और ये आपका फिफ्थ एंड हो गया। सेम कंडीशन यहाँ बॉन्डिंग की अगर हम बनाएंगे, तो वही इसका थर्ड और इसका फिफ्थ, इसका फिफ्थ, इसका थर्ड, इसका फिफ्थ और इसका थर्ड। यहाँ देखेंगे, यहाँ फिफ्थ फ्री रह गया और ये थर्ड फ्री रह गया, यानी ये फिफ्थ एंड हो गया, ये थर्ड एंड हो गया। तो ये जो बॉन्ड हो रहे हैं आपके, अलग अलग बॉन्ड कौन से हैं, अगर बॉन्ड की बात करें, तो ये वाले हमारे बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, जो किसको जोड़ते हैं, 2 नाइट्रोजन बेस को जोड़ते हैं। फॉस्फोट और शुगर के बीच में बनता है, उसको कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं, जो शुगर को फॉस्फोरिक एसिड से ऐड करता है या जोड़ता है। ये हमारा हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस ढंग से आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज और छूट गई यहाँ पर, क्या रह गया आपका, कि जो हमारा हमने क्या बताया था, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर कंबाइंड विद द 9th नाइट्रोजन, या 9th लिख देंगे। ऐसे ही फर्स्ट कार्बन ऑफ पुरीन है ना, ये फर्स्ट कार्बन पुरीन है, कंबाइंड विद द 3rd नाइट्रोजन ऑफ pyrimidine। तो ये क्या होगा, ये 3rd नाइट्रोजन यहाँ होगा, ये 9th नाइट्रोजन होगा, ये 9th नाइट्रोजन होगा, और ये 3rd नाइट्रोजन होगा यहाँ पर। ऐसे ये 9th नाइट्रोजन होगा, और ये यहाँ पर 3rd नाइट्रोजन होगा। इस ढंग से आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए
इस ढंग से आप देख रहे हैं। तो एक चीज तो ये है कि ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस आप देख रहे हैं, एक साइड में बड़ा है, एक साइड में छोटा है। ठीक है, यहाँ नीचे यहाँ तक मान लीजिए बस। यानी कि ये जो छोटा हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, माइनर ग्रुप कहते हैं। और जो बड़ा होता है स्प्रिंग में वो क्या होता है, मेजर ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये जो मेजर और माइनर ग्रुप होते हैं ये असेंशियल हैं। अगर आप तो डायग्राम ऐसे, ये माइनर ग्रुप हो गया, मेजर ग्रुप हो गया, यहाँ से तुलना करें, ये छोटा सा माइनर ग्रुप हो गया। हर तरफ एक छोटा होगा, एक साइड में बड़ा होगा। दूसरे जो ये इंटर, जो दो स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस होता है, दो धागों के बीच में, ये क्या होता है, 18 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, लेकिन जब इन धागों की थिकनेस को भी हम जोड़ लें तो ये कितना हो जाता है, 20 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। यानी हर थ्रेड की थिकनेस कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि आपका क्या हो गया, 18 दो धागों के बीच का प्लस 1 तो टोटल कितना हो गया, 20। अगर हम ऊपर से देखें इसको तो इस ढंग से मान लीजिए आप, है ना, ये जो है, ये जो धागे का स्ट्रैंड है ना, जो जैसे मान लीजिए ये दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं धागे के हमारे, डीएनए में मान लीजिए ऊपर से ऐसा दिख रहा है। तो ये जो ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, 80 एंगस्ट्रॉम हो गया, और टोटल विड्थ जो हो गई उसकी कितनी हो गई, 20 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो इस ढंग से आप इसको मेजर कर सकते हैं कि कई बुक्स में आपको जो विड्थ है 18 एंगस्ट्रॉम लिखी होती है, कई में 20 होती है। दोनों ही सही है, लेकिन वो क्या है कि बिटवीन द थ्रेड्स या टोटल डायमीटर। तो टोटल डायमीटर, टोटल विड्थ कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम होगी, इंक्लूडिंग द विड्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्ट्रैंड्स। और अगर स्ट्रैंड को हटा दें तो इंटर स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड इज 18 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम डिस्टेंस उसके बीच का सर्कल नापते हैं तो वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। इस ढंग से हम मेजर करते हैं। इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस कितना होता है, दोनों के बीच में कितना होता है, ये होता है हमारा 3.4। और एक सर्किल में कितने आते हैं हमारे, एक सर्किल मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ हमारा सर्किल, और ये सर्किल हमारा यहाँ आके कंप्लीट होगा। तो इसमें 10 होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, एक सर्किल के अंदर, एक ट्विस्ट के अंदर। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। अब कई बुक्स में आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो दो ट्विस्ट, पहली ट्विस्ट 180 डिग्री करेगी, दूसरी ट्विस्ट अगेन 180 करेगी, अल्टीमेट वो 360 डिग्री का पूरा एक टर्न पूरा हो जाएगा, जिसमें हमारे 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। हर नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में या न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 3.4। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, एक सर्किल की 34 एंगस्ट्रॉम की हो जाती है ना। तो ये दो चीजें आपको कई बुक्स में अलग मिलेंगी, एक तो ये डायग्राम में इशू हो जाता है, और दूसरा आपका ये जो इंटरन्यूक्लियर जो थ्रेड का 18 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम, इसमें डिफरेंस नहीं देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, जो एक ये है, अब नेचुरली एक सर्किल में कितने आगे हमारे 10 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं। तो एक ट्विस्ट दूसरे से किस एंगल से, मान लीजिए पहला नाइट्रोजन है, दूसरी एंगल है, तो ये और ये, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ टी है, या सपोज तीसरा ये है, जी और सी है। तो ये इन सबके बीच में कितना डिस्टेंस, 36 डिग्री से ये मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। यानी पहली कॉइल 36 जीरो पे होगी, दूसरा उससे एंगल घूम, पहला 36, दूसरा 36, तीसरा 36, चौथा अल्टीमेट होते 10 में आते 360 डिग्री पूरा हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाता है। तो एक नाइट्रोजन बेस की जो न्यूक्लियोटाइड की ट्विस्टिंग है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड कितनी डिग्री पे मुड़ता है, 36 डिग्री मुड़ता है। इसलिए पूरे एक चक्कर में 10 होते हैं, और 10 इंटू 36 360 डिग्री पे आपका पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है इसका डीएनए का। ठीक है, क्या होती है, डीएनए की होती है प्लेक्टोनिमिकल कॉइलिंग। ठीक है ना, ये प्लेक्टोनिमिकल कॉइलिंग क्या होती है, देखिए, और एक और होती है पैरानिमिकल। तो जो क्रोमोसोम की कॉइलिंग होती है वो क्या होती है, हमारी पैरानिमिकल कॉइलिंग होती है। और प्लेक्टोनिमिकल डीएनए की होती है। आप इसको ऐसे समझते हैं, जो चारपाई बुनी जाती है तो उसमें तो धागे होते हैं, दोनों धागे एक दूसरे ऊपर ट्विस्टेड होते हैं। अगर आप उन दोनों के धागों को खींच दीजिए तो दोबारा थोड़ी देर बाद वो क्या है, अपने अगेन वो ट्विस्ट हो जाएंगे, सेपरेट नहीं होते।
वहीं क्या है, एक धागे को लीजिए आप इकट्ठा कर दीजिए, फिर दोनों सिरे पकड़ेंगे दोबारा खिंच जाएंगे। तो एक के ऊपर इस ढंग से कॉइलिंग जो होती है, एक के ऊपर एक लिपटते चले जाते हैं, जैसे चोटी बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम प्लेक्टोनिमी, एक टाइट कॉइलिंग होती है। अगर ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं एक के ऊपर एक रिबन की तरह गुथे रहते हैं, और जब इनको सेपरेट करेंगे हाइड्रोजन, अगर मैंने इधर खींच दिया तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड से पैरेलल आ जाते हैं। तो ये टाइट कॉइलिंग को हम क्या कहते हैं, प्लेक्टोनिमिकल कॉइलिंग कहते हैं। और जो दूसरी कॉइलिंग होती है हमारी, जिसमें क्या होता है कि डीएनए, जो पूरा डीएनए है, ये पूरा धागा खुला पड़ा है डबल स्ट्रैंड इसके, और फिर इकट्ठा होकर क्या बना लेता है, ये क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट हो गया हिस्टोन प्रोटीन में, ये लूज कॉइलिंग है, इसको क्या कहते हैं हम, पैरानिमिकल कॉइलिंग कहते हैं। तो जो प्लेक्टोनिमिकल कॉइलिंग क्या होती है, डीएनए की कॉइलिंग हमारी प्लेक्टोनिमिकल कॉइलिंग होती है, जबकि डीएनए से क्रोमोसोम बनता है वो क्या होती है, पैरानिमिकल कॉइलिंग होती है। और पैरानिमिकल कॉइलिंग प्लेक्टोनिमिकल कॉइलिंग की कंपेयर क्या होती है, इजी होती है, आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं, हम उनको कर सकते हैं, जबकि प्लेक्टोनिमिकल कॉइलिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो अगर आपने सेपरेट किया, मैं कह रहा हूं जैसे चारपाई घरों में होती है, तो चारपाई के आपस में बुने रहते हैं, आप थोड़ी देर में खींचिए दोनों धागे अलग हो जाएंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे उसके बाद दोबारा ट्विस्ट कर जाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, डीएनए के भी धागे एक के ऊपर एक इस ढंग से जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लेक्टोनिमिकल कॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, अब और प्रॉपर्टी क्या आ गई, ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी हमारी हो गई सर जो समझ नहीं स्ट्रैंड है, आया, दोबारा बता दो। जो डीएनए की क्या होती है, हमने पहले भी आपको बताया था, डीएनए हमारा ये नॉर्मल डीएनए कहता था, हमारा बी डीएनए कहते हैं हम इसको, नॉर्मल फॉर्म ऑफ डीएनए। लेकिन इसके अलावा इसकी कई फॉर्म होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म एंड ई फॉर्म तक हो जाती है। ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए है। दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन द, जो सेल होती है, सेल में कितना सॉल्ट है, डिफरेंट प्रकार के सॉल्ट नेचुरली है, वाटर एंड आयन या सॉल्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि ये जो बी डीएनए है किस पैटर्न का होगा। किसी सेल में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, किसी सेल में ह्यूमिडिटी कम होती है। तो बी की ये डिफरेंट फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बी डीएनए आर कॉल्ड ए फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म एंड ई फॉर्म। सो दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए डीएनए। ठीक है, अब होती कौन कौन, ये तो होगी, जो नॉर्मल हम बात करें तो एडीएनए जो होता है, इसमें 75% ह्यूमिडिटी होगी तो एडीएनए हो जाएगा। बी हमारा आइडियल 92% ह्यूमिडिटी पे होता है। ऐसे सी हमारा 66% ह्यूमिडिटी पे होता है। सॉल्ट की बात करें तो इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन होते हैं। इसमें कहते हैं हम तो लो आयन होते हैं, कम आयनिक कंसंट्रेशन होता है। और इसमें हम कहें तो लिथियम आयन होते हैं। तो अगर इस ढंग से देखें हम, तो ये डिफरेंट फॉर्म किस पे डिपेंड कर रही है। अभी होगा क्या, होगा बेसिकली ये कि ये अगर मान लीजिए जो हमारा डिस्टेंस कितना था, एक में 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस आ रहा था एक कॉइलिंग में, सपोज ये आइडियल कॉइलिंग है, तो इसमें हमारा डिस्टेंस कितना डीएनए। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं, बी डीएनए कहते हैं। उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को ए, सी, डी एंड ई 7 कहते हैं। और दीज फॉर्म आर डिपेंड ऑन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल एंड ह्यूमिडिटी या वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। तो उसके आधार पर लेंथ और उसमें थोड़ा सा चेंज होता रहता है, उसको हम ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ खत्म